चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये पूरा सोलर सिस्टम है, सन के चारों तरफ सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं और बीच में एस्ट्रॉइड्स और कुछ जो मेट्रॉइड्स हैं ऑल। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद शाम को स्काई को देखना कितना वंडरफुल लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब आप शाम को आसमान में देखेंगे तो शुरू में आपको 1-2 कुछ बहुत ब्राइट चमकदार डॉट्स दिखाई देंगे। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं डॉट्स। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, जिनको कि आप स्टार्स भी बोलते हैं, तारे। और फिर वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद दीज टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा जो स्काई है वो इन छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ इनमें से ब्राइट होते हैं, अदर्स डिम, कुछ थोड़े लेस ब्राइट होते हैं, डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। स्टडेड मतलब होता है डेकोरेटेड। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान जो है वो डायमंड से, हीरे से पूरा स्टडेड है, डेकोरेटेड है, सजा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और आप देखेंगे वो सभी ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं आपको। ट्विंकल करना मतलब कि कभी लाइट ज्यादा होती है, कभी थोड़ी कम होती है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप ध्यान से उनको देखें तो आप देखेंगे कि कुछ उनमें से उतने ट्विंकल नहीं करते हैं, उतने टिमटिमाते नहीं है जितना बाकी करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा ट्विंकल करते हैं, बहुत ज्यादा कम, ज्यादा लाइट आपको दिखाई देगी। कुछ है थोड़े स्टेबल रहते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। वो बिना किसी फ्लिकर के, बिना रोशनी कम ज्यादा हुए, सिर्फ कांस्टेंट शाइन करते रहते हैं, जैसे कि मून शाइन करता है। मून को आप देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि अभी ज्यादा लाइट होगी, अभी कम ज्यादा ट्विंकल करता है, नहीं। ऐसे कुछ स्टार्स भी आप देखेंगे आसमान में, जब आप देखते हैं कुछ बहुत ज्यादा ट्विंकल करते हैं और कुछ जो है वो बहुत कम करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल कांस्टेंट वो ग्लो करते रहेंगे, उतनी ही उनमें ब्राइटनेस रहेगी। अब क्या डिफरेंस है उन दोनों में, क्या जो ट्विंकल करते हैं वो क्या है, नहीं करते वो क्या है, वो हम लोग चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये तो बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते ही है। इन्होंने कहीं भी स्टार्स नहीं बोला, ये देखिए आप, इनको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स बोला है, जिनको आप तारे बोलते हैं। यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इनके साथ साथ आप मून को भी देख सकते हैं। ज्यादातर दिनों में आपको मून दिखाई देता है। फिर आप जानते हैं कुछ एक दिन ऐसे भी होते हैं, न्यू मून जो डे होता है आपका, अमावस जिसे आप बोलते हैं, जब नहीं दिखता। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। मून आपको अलग अलग टाइम पर दिखाई देता है। कई बार जब तक सनसेट भी नहीं होता उससे पहले मून आपको दिखने लगता है, कई बार बहुत लेट निकलता है, तो टाइमिंग अलग अलग है। इन डिफरेंट शेप्स भी अलग अलग होती है, एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई देता है ये। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। एक महीने के अंदर आपको सिर्फ एक बार फुल मून दिखेगा। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसे हम लोग फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसके बाद आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा जो मून है। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। जब आपको बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं, और जब पूरा दिखाई देता है उसको फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इन दिनों में आपको आसमान सबसे अच्छा दिखाई देता है, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। अगर साफ है बिल्कुल आसमान, पूरा चांद है, बहुत सारे तारे हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जो स्टार्स है वही शाइन कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर स्काई क्लियर है तो। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं कि दिन में हमें मून और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वे क्यों नहीं दिखाई देते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. Important लाइन है, क्योंकि कई बच्चों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि तारे तो रात में निकलते हैं, चांद रात में निकलता है, इसलिए दिन में नहीं दिखता, वो छिप जाता है। चांद कहीं नहीं छिपता, तारे कहीं नहीं छिपते। स्टार्स दिन में भी होते हैं ऊपर ही, वो वही रहते हैं, लेकिन क्योंकि दिन में सन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है स्टार्स के मुकाबले, तो वो आपको दिखाई नहीं देते। ओके, सन की जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से, धूप की वजह से नहीं दिखते हैं, अदरवाइज होते वो तभी भी आसमान में ही है। ओके, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेलेस्टियल बॉडीज किन्हें कहते हैं? सन है, मून है, या फिर जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आपको रात में दिखते हैं। दिन में तो मोस्टली आपको सिर्फ सन ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सब की जो ब्राइटनेस है वो उसको कवर कर लेता है। सन बहुत ज्यादा ब्राइट है, इस वजह से कुछ नहीं दिखता, लेकिन रात में मून, स्टार्स, प्लैनेट्स भी हम लोगों को दिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। कई बार आपने देखा होगा कुछ आपको एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स भी दिखाई देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिनको आप टूटते तारे भी बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जो भी आपको आसमान में चमकती हुई दिखती है दिन या रात में। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो बहुत बड़ी होती है और हॉट भी होती है, बहुत गर्म भी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैसेस की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट, उनमें खुद की हीट होती है, एंड लाइट, और खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, फैलाते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज अ स्टार। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो स्टार्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, उनमें खुद की लाइट और हीट होती है, क्योंकि सन में भी खुद की लाइट और हीट है, तो सन भी एक स्टार ही है। सन बाकी स्टार्स से अलग नहीं है। जो आप रात में देखते हैं वो भी स्टार है, सन भी एक स्टार है, क्योंकि सन अर्थ के बहुत पास में है, इसलिए आपको बड़ा ब्राइट दिखता है। बाकी जो स्टार्स है वो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है, इसलिए वो आपको बहुत छोटे दिखते हैं। क्लियर? काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो आप रात में देखते हैं ट्विंकल करते हुए जो होते हैं, जो कि जगमगाते रहते हैं, ज्यादा कम लाइट होती है जिनमें, वो भी स्टार्स ही हैं, और वो बिल्कुल सन की तरह ही है। अगर हमारी अर्थ के आसपास कोई आ जाए स्टार ऐसा ही, तो वो भी बिल्कुल सन जैसा दिखाई देगा। बट वी डू नॉट फील देयर हीट। लेकिन आप कहेंगे रात में तो इतनी गर्मी नहीं लगती, जो तारों की छाव है उसमें, तारों की जो रोशनी होती है, और ना ही उतनी लाइट हमें मिलती है जितनी कि सन से मिलती है। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। तीन चीजें सन से अलग है, ना बहुत ब्राइट होते, ना बहुत हॉट होते हैं, और बहुत ही साइज में भी छोटे दिखते हैं। तो इन तीनों का रीजन ये है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है। स्टार्स तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल है। मून पे आप जानते हैं हम लोग जा चुके हैं, चांद पे हम लोग जा चुके हैं, दूसरे प्लैनेट पे भी हम लोग जा चुके हैं, साइंटिस्ट एंड ऑल। बट स्टार्स पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। और मून और सन पे क्यों नहीं जा सकते? सन तो पास में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है, जल जाएंगे बहुत दूर से ही। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप जानते हैं कोई भी चीज को आप बहुत दूर से देखेंगे तो बहुत छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब आप बहुत ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा होता है, आप देखते हैं तो देखिए बहुत छोटा दिखाई देता है। कई बार तो वो बिल्कुल आपको स्टार्स जितना ही दिखाई देता है अगर आप रात में देखें। लेकिन वैसे देखिए प्लेन कितना बड़ा होता है, तो प्लेन इतना ही ऊपर जाने से इतना छोटा दिख रहा है, तारे तो बहुत दूर है। यही रीजन है उनका छोटा दिखने का, अदरवाइज वो होते बहुत बड़े हैं। While watching the night sky, जब आप रात में आसमान को देख रहे हो, you may notice various pattern formed by different group of stars. आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। कई बार आप देखते भी है कि देखो ऐसे अगर हो जाए तो ये जो है एक बेयर बन जाएगा, ऐसे अगर होगा तो ये एक स्नेक जैसा लगेगा, है ना। तो अलग अलग जो पैटर्न बनाते हैं स्टार्स, these are called constellations. इनको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, तो नाइट स्काई में जो स्टार्स हैं आपके अलग अलग शेप्स जो वो बनाते हैं उनको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और कुछ आइडेंटिफाइड कॉन्स्टेलेशंस है भी हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। अर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। आपको यहाँ पे एक कॉन्स्टेलेशन का नाम भी बताया गया है जिसको बिग बेयर या फिर अर्सा मेजर भी बोलते हैं। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। और सबसे आसानी से जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा आसमान में, वो है सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, क्योंकि वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स ऐसे होते हैं। आप चाहे तो नाइट स्काई में जाके ट्राई भी कर लीजिए, ये आपको जरूर दिखाई दे जाएगा। ओके, 4 स्टार्स इसमें ऐसे होते हैं कांस्टेंट, और फिर 3 ऐसे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 ऐसे होंगे और फिर 3 ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, जो कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है।
Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars. कुछ और stars दिखाने को बोलिए अपने घर के लोगों को. Planets and constellation in the sky. और बहुत सारे constellations हैं, जैसे कि ओरियन है, अगर आप के यहाँ पे कोई जानता हो आप उनसे बोल सकते हैं. स्कॉर्पियस है, स्कॉर्पियस. देन लायरा है, अर्सा माइनर भी होता है आपका, है ना. तो ये कैप्रिकॉर्न भी होता है, एरीज भी होते हैं, सजिटेरियस भी है. ये बहुत सारे आपको जो है कॉन्स्टलेशंस मिल जाएंगे आसमान में देखने के लिए, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. लोग जो है रात के टाइम में स्टार्स को देख के ही डायरेक्शन पता करते थे. मून तो आप जानते हैं कभी इधर निकलता है कभी उधर, वो चेंज करता रहता है अपनी जो पोजीशन है, लेकिन स्टार्स की पोजीशन फिक्स रहती है. तो लोग जो है स्टार्स से ही के थ्रू ही वो डायरेक्शन पता करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. एक नॉर्थ स्टार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है हमेशा. ध्रुव तारा आपने सुना होगा हिंदी में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको पोल स्टार भी बोलते हैं हम लोग. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. बाकी तारे निकलते एक जगह, लेकिन आप देखेंगे सुबह तक देखेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन पोल स्टार जो है उसकी पोजीशन हमेशा वही रहती है. इसलिए इसको हम लोग सेम रहती है स्काई में. आप रात के स्टार्टिंग में देखेंगे 12 o'clock देखे, सुबह 5 बजे देखे, वो वहीं पे आपको दिखाई देगा नॉर्थ में ही. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. आप सप्तऋषि की हेल्प से देख सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ पे होगा. ये देखिए सप्तऋषि में ये जो 2 स्टार्स आपके होते हैं, इनसे अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में नॉर्थ स्टार दिखाई देगा. ओके, ये पॉइंटर स्टार इनको बोलते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई देगा. यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार. आप देखेंगे कि अगर आप ये पॉइंटर स्टार जो है इनको जोड़ दे और एक सीधी लाइन खींचे तो वो सीधा किसकी तरफ इशारा करेगी? पोल स्टार की तरफ. ये आप रात को अगर देखें तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल मतलब चमकती हुई तो है आसमान में, लेकिन वो उनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो स्टार्स की लाइट से चमकती हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. इनको हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं. आपको आसमान में चमकता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो चमक इसलिए रहा है क्योंकि स्टार्स की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है. उसके खुद की लाइट नहीं है, उसकी लाइट में वो आपको चमकता हुआ दिख रहा है. जैसे कि आपके ऊपर अभी मान लीजिए ट्यूबलाइट की लाइट आप पे पड़ रही है तो आप दिख रहे हैं, ऐसे ही आसमान में स्टार्स की लाइट उस पर पड़ रही है तो वो आपको दिख रहा है शाइनिंग, लेकिन वो खुद की लाइट नहीं होती उनकी, और इन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. ये प्लैनेटाई एक ग्रीक वर्ड है, वो वहां से आया है प्लैनेट वर्ड, विच मीन्स वैंडरर्स, जिसका मतलब होता है वैंडर जो करते रहते हैं, इधर उधर घूमते जो रहते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज अ प्लैनेट. ये तो आप जानते हैं, अर्थ जिस पे आप रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है. इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. आप जानते हैं अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ को देखेंगे तो वो भी एक तारे जैसे चमकती हुई दिखाई देगी, बहुत दूर से अगर देखेंगे. लेकिन आप जानते हैं अर्थ की खुद की लाइट और हीट तो होती नहीं है. आपके नीचे जो जमीन है वो चमक रही है या फिर उससे गर्मी निकल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. वो चमकती किस वजह से है? सन की जो रेज है, सन रेज क्योंकि उस पर पड़ती है, धूप आपने देखा होगा, ऊपर से वो फिर हमें शाइनिंग दिखाई देती है. विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. सन भी एक स्टार है, लेकिन क्योंकि हमारे सबसे पास में है इसलिए वो स्पेशल है. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस. अगर आप बहुत दूर से अर्थ को देखेंगे, से द मून, सोचिए कि अगर आप मून से देख रहे हैं, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून. अगर आप मून से अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ जो है वो मून की तरह चमकती हुई दिखाई देगी. जैसे यहां से आपको चांद चमकता हुआ दिखता है ना, ऐसे चांद से धरती चमकती हुई दिखती है. मून भी आप जानते हैं, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है, ना हीट होती है, वो भी सन की हीट और लाइट से चमकता है. ऐसे ही अर्थ भी सन की हीट और लाइट से ही आपको शाइनिंग दिखाई देती है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. अब आप कहेंगे मून क्या है? अर्थ तो चलिए प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं, मून है एक सैटेलाइट. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. ये हमारे अर्थ का साथी है, कंपेनियन है. एंड मूव्स राउंड इट. जैसे सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रही है, ऐसे हमारी अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है उसके चारों तरफ. लाइक आवर अर्थ दैट आर देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गॉट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जैसे आपकी अर्थ को हीट और जो लाइट है वो सन से मिलती है, ऐसे 7 और प्लैनेट्स हैं
जिन्हें उनकी हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और जैसे हमारा एक मून है, एक ही है ना, ऐसे बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून है। कईयों के तो 7 मून्स हैं। सोचिए कि अर्थ के 7 मून होते, रात में आपको 7 अगर चांद दिखाई देते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन हमारी अर्थ का एक ही मून है। ओके, ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। पेज नंबर 3 पर हम लोग थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। अगर आप याद कर पाए, फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी इससे आपकी। सबसे पहले सन, आप जानते हैं सन जो है सोलर सिस्टम का एक स्टार है। जैसे बहुत सारे स्टार्स आप देखते हैं रात में आपको दिखाई देते हैं, ऐसे ही सन भी एक स्टार है, लेकिन क्योंकि अर्थ के पास में है इसलिए हमें दिन में दिखाई देता है, थोड़ा अलग दिखता है बाकी स्टार्स से। इसके जो 8 प्लैनेट्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और उनको सीक्वेंस वाइज ही लर्न करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाएंगे। सबसे पहले जो आप हमारा प्लैनेट है दैट इज मरकरी। मरकरी सन से 58 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस दी हुई है आपको, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर में नहीं है, मिलियन किलोमीटर्स में है। ओके, सबसे पहले आता है आपका मरकरी। सेकेंड नंबर पर है वीनस। वीनस 108 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस अगर आप याद नहीं भी रख सकते तो इतनी बड़ी बात नहीं है, याद होगी भी नहीं आपको, क्योंकि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपको लर्न करने के लिए इस चैप्टर में, लेकिन प्लैनेट्स के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, और वो भी सीक्वेंस से। सबसे पहले है मरकरी। मरकरी आप जानते हैं, आप जो थर्मोमीटर होता है उसमें होता है, थोड़ा मोल्टन होता है, पिघला हुआ होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि सन के पास में है इसलिए पिघला हुआ है, तो सबसे पहले मरकरी आता है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि ये देखने से बिल्कुल शेप में और वैसे अर्थ के जैसा ही लगता है ना, बड़ी बहन इसको बोलते हैं, और इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ओके, खैर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो सेकेंड नंबर पर वीनस, अर्थ का नंबर है 3rd। ये जो आगे के प्लैनेट्स हैं आपके मरकरी और वीनस, ये सन के क्योंकि पास में है तो बहुत ज्यादा ये गर्म रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जो दूर के ये जो आपके 4 जो पीछे के अगर हम बात करें प्लैनेट्स जो है, ये बहुत ठंडे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ क्योंकि बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है, ना बहुत ज्यादा दूर है ना बहुत ज्यादा पास है, तो इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही मार्स के बारे में भी हम कह सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा मार्स, इसे हिंदी में मंगल कहते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है हर कंट्री की यहाँ पर पॉसिबली जो लाइफ हो सकती है उसको ढूंढने की। कई बार हम लोग मार्स पे जा भी चुके हैं। तो 4 जो ये प्लैनेट्स हैं आपके, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज होते हैं सन के, और ये बने होते हैं रॉक के। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पत्थर के बने से, आप धरती को देखिए रॉक से ही बनी है। ये बहुत सालों तक पत्थर थे यहाँ पर, वो जो है आपके ग्राइंड होते रहे, बारिश होती रही उनके ऊपर, तब जाके ये आपका जो धरती की अपर लेयर जो है, क्रस्ट जो है, ये बनी है। ओके, तो ये 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स इनको कहते हैं, रॉक्स के ये बने होते हैं। नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि काफी दूर है, ये बहुत दूर है सन से, और बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें, ये आपको यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको साइज का भी बताएगी। देखिए मरकरी बहुत छोटा है, वीनस और अर्थ थोड़ा सा सेम है, अर्थ थोड़ी सी बड़ी है, मार्स बहुत छोटा है, और ये प्लैनेट्स देखिए इनके कंपैरिजन में कितने ज्यादा बड़े हैं, ऑल्दो नेपच्यून फिर भी थोड़ा छोटा है। और ये जो प्लैनेट्स है लास्ट के आपके, ये गैसेस और लिक्विड से बने हैं। इनके ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गैस ही गैस है, अंदर तक चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स है वो रॉक से नहीं बने, पत्थर से नहीं बने, वो आपके जो है सॉलिड शेप में नहीं है, लिक्विड या फिर गैस है। और कौन से? सबसे पहले नंबर आता है जुपिटर का, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और बीच में जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है इनके बीच में है आपकी एस्ट्रॉइड्स की पूरी बेल्ट। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ नाम ही इनका थोड़ा भारी भरकम से रखा गया, कुछ नहीं है, पत्थर है बहुत सारे जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में कांस्टेंट क्या करते रहते हैं, सन के चारों तरफ जैसे ये प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे उस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ ये भी घूमते रहते हैं सन की ऑर्बिट में। ओके, तो इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है, जो मैंने बता दिया। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स आपको पता होने चाहिए, किस चीज के बने हैं ये पता होने चाहिए, और सीक्वेंस से ये याद होने चाहिए। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आगे के 2 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, बाकी जो नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप चाहे तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनको रीड कर सकते हैं, लेकिन इनको लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है। जैसे मरकरी दिया हुआ है, ये जो एक ऑर्बिट है सन के चारों तरफ जो घूमता है 88 डेज में कंप्लीट करता है उसको,
और अपने चारों तरफ जो स्पिन करता है, आप जानते हैं जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने चारों तरफ भी घूमते हैं और साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। वो 59 डेज में अपनी एक्सिस पे 59 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है। जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं उतने ही ज्यादा दिन लेंगे सन की एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। वीनस 255 लेता है, अपने उस पे 243 लेता है, अर्थ 365 लेती है, अपने उस पे एक दिन में ये घूम जाती है, यानी कि अर्थ काफी फास्ट घूम रही है। और इनके मून भी देख लीजिए, हमारा एक ही मून है। जैसे कि हम बात करें मार्स के 2 मून है। अगर मार्स पे लाइफ पॉसिबल है, कभी हम मार्स पे जाके रहने लगे, आप में से कोई अगर जाता है तो आपको वहां पे 2 मून दिखाई देंगे, 2 चांद दिखेंगे रात में। ओके, उसके बाद जुपिटर 11 साल में एक ऑर्बिट पे उसके घूमता है, 11 ईयर्स 11 मंथ या फिर अप्रॉक्स 12 मंथ आप कह सकते हैं अपनी एक्सिस पे, लेकिन 9 घंटे में ये घूम जाता है, मतलब बहुत फास्ट है अपने उस पे जो घूमता है। और नंबर ऑफ मून 53 मून्स हैं। अगर लाइफ पॉसिबल होती जुपिटर पे तो रात में आपको 53 मून दिखते आसमान में। ओके, ऐसे सैटर्न का देख लीजिए, यूरेनस, नेपच्यून। जैसा मैंने कहा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे आते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप जान लेंगे थोड़ा कंपैरिजन के लिए सही रहेगा, फिर भी इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ओके, यस, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किन्हें कहते हैं? जो रात में आसमान में चमकती है, रात में या दिन में कभी भी। एज एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स भी होते हैं, उनमें बहुत सारे। मेट्रॉइड्स आपने देखे होंगे, रात में जलता हुआ एक वो दिखता है जिसे आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं। वो कोई तारा नहीं टूटता, कोई, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे रॉकी जो है बॉडीज होती है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में भी हमने देखी कि बहुत सारे पत्थर है। जब पत्थर वो अपनी जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सपोज करिए ऐसे, तो अपनी घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट से अगर कोई निकल जाता है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से धरती की तरफ आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि उसमें आग लग जाती है और आपको वो तारे की तरह टूटता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे एस्ट्रॉइड्स है, कुछ मेट्रॉइड्स हैं, आपके सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी है, और प्लैनेट्स जो है, इनको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। इन्हीं से मिलके बनता है और इनको सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड है सन। सन इन सबका हेड है क्योंकि सभी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये हमारी सोलर फैमिली है, सोलर सिस्टम है। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी रह गई है, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, यानी कि जो हमारे आउटर, इनकी हम बात कर रहे थे लास्ट के जो आपके प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग्स होती है। और रिंग्स वो किसकी होती है? डेब्रिस। डेब्रिस मतलब पत्थर वगैरह जो है, जैसे कि ये सभी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मून जैसे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे ही ये जो बहुत सारे पत्थर है उनके इनके जो ऑर्बिट है कांस्टेंट, वो भी इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और ये रिंग जो है, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे, एक बेल्ट की तरह दिखती है। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर आप में से किसी को फ्यूचर में कई लोग होते हैं जिनको स्काई में और ये सब स्टार्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो टेलीस्कोप खरीदते हैं। तो बहुत पावरफुल जो टेलीस्कोप है, अगर आप उससे रात में देखेंगे तो आपको इनके चारों तरफ ये रिंग दिखाई देगी। वैसे नेपच्यून के चारों तरफ भी कहा गया है कि रिंग होती है, बट वो इतनी क्लियर नहीं है। अभी साइंटिस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज है इसके बारे में, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्लैनेट है ये बहुत दूर हो गया, इसलिए इसकी स्टडी ज्यादा नहीं हो पाती। सेम प्रॉब्लम प्लूटो के साथ भी थी। प्लूटो तो और भी पीछे था, इसलिए फिर उसको हमने प्लैनेट से हटाई दिया, ड्वार्फ प्लैनेट उसको रख दिया, क्योंकि उसकी स्टडी हम लोग नहीं कर सकते थे। ओके, तो 3 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, जिनके चारों तरफ एक डेब्रिस की, जो डेब्रिस वैसे तो कचरे को बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन उसके मलबा जो होता है, नॉट कचरा, पत्थर वगैरह जो है, उसकी एक रिंग होती है इन तीनों के चारों तरफ। इसके तो और अगर आप सैटर्न को देखेंगे तो बड़ी ही विजिबल है, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। नेक्स्ट, द सन। अब सन की बात करते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर है, बिल्कुल सब चीज इसी के चारों तरफ है। ये कांस्टेंट है, ये कहीं नहीं जाता, ये फिक्स है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत बड़ा है सूरज और बहुत ज्यादा गर्म गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। बिल्कुल जैसे अर्थ में आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हर चीज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। खींचने जैसा तो सन में नहीं है, क्योंकि सन में अगर अट्रैक्शन वाला वो होता तो सभी अब तक वहां चले गए होते, लेकिन इसमें एक पुलिंग फोर्स है जिससे ये अपने चारों तरफ सभी चीजों को बाइंड करके रखे हुए हैं। इस ऑर्बिट में अगर अर्थ घूम रही है तो इसमें ही कांस्टेंट घूम रही है, वो ना थोड़ी भी इधर जाती ना थोड़ी भी इधर जाती है। ओके, उस डिस्टेंस पे इसने अर्थ को बनाए रखा हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में लाइट का और हीट का एक ही सोर्स है, जहां से हमें रोशनी मिलती है और जहां से हमें गर्मी मिलती है, वो है सन, और किसी भी चीज से नहीं मिलती। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनमें लाइट है, हीट है खुद की, लेकिन वो बहुत दूर है, यहां तक उनकी हीट और लाइट आती ही नहीं है। ओके,
तो यही है हमारा अकेला सोर्स ऑफ जो लाइट और उसका सिस्टम, उसका हीट का सोर्स जो है। यही रीजन है कि लास्ट के जो हमारे जो बहुत पीछे प्लैनेट्स हैं उनको ज्यादा हीट नहीं मिल पाती, इसलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग द नियरेस्ट स्टार इट इज फार फ्रॉम अस। लेकिन हमें इसकी, अब आप कहेंगे इतना भी गर्म नहीं है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जो हीट है वो नहीं आती है अर्थ तक, क्योंकि अर्थ काफी दूर है इससे, सन से। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अब आप सोच लीजिए 1 किलोमीटर कितना होता है, मिलियन। अगर हम इसे लिखे 150 और मिलियन ऐसे लिखा जाएगा आपका, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये अर्थ से। ओके, मतलब सन पे तो जाना खैर इम्पॉसिबल ही है। मून पर भले ही हम जा चुके हैं, जो आपका मार्स है वहां पे भी जा चुके हैं। डू यू नो, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल जो है वो सन गॉड को कहा जाता है, सूर्य देव जिसे आप कहते हैं। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब होता है कोई भी चीज जो सन से रिलेटेड हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इसलिए फैमिली, सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहा गया है। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग, ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम जो वर्ड है वो रोमन जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है। नेक्स्ट, ओके, वर्ड ओरिजिन, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक्स्ट्रा ही है ये, आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स जो यूज होते हैं लैंग्वेज में मे हैव टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश में आपने देखा होगा, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने कई अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड लेके अपने में जो है डाल लिए। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जो है वर्ल्ड में इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स वहां पर मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत का मात्र जो है वो मदर उसी से बना हुआ है ना। बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स ले लिए, ग्रीक बहुत सारे वर्ड्स ले लिए, रोमन बहुत सारे वर्ड्स इसने ले लिए हैं। जैसे ज्योग्राफी जो एक वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, ये इसका ओरिजिन लेकिन ग्रीक में है। इंग्लिश ने खुद जो है जिसको वो नहीं किया, ग्रीक में देखा उसने कि ज्योग्राफी कुछ मिलता जुलता वर्ड था विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ को जो डिस्क्राइब करे उसके लिए जो वर्ड था ग्रीक में जीई होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, जीई और अर्थ, और ग्राफिया इसका मतलब होता है राइटिंग, फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द अर्थ। ओके, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योमेट्री, जॉइड, जियोइड, ये जो वर्ड है कुछ इनके देखिए किस तरीके से बनते हैं। जियो मतलब जीई जो वहां से लिया गया है, लॉजी, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी जो आप पढ़ते हैं, ज्योमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जॉइड रिजेंबलिंग द शेप फॉर्म ऑफ द अर्थ। शेप जो होती है अर्थ की, अभी तक जो आपने पढ़ी होगी 5th क्लास तक, हम ये कहते हैं कि स्फेरिकल होती है, जैसी बॉल है ऐसी होती है, लेकिन वो बॉल जैसी नहीं होती, बिल्कुल गोल नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। ऊपर से और यहाँ से नीचे से जो उसके पोल्स हैं वहां से थोड़ी फ्लैट होती है, समथिंग लाइक दिस। अगर आप जो ग्लोब है उसको देखेंगे तो वो भी ऊपर से नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होता है, और उसकी शेप होती है जियोइड, GEOID, जियोइड। ओके, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं। नेक्स्ट, प्लैनेट्स की बात करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, और उनका सीक्वेंस क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड इजी वे टू रिमेंबर, अगर आपको आसानी से याद करना है इनको, तो एक फ्रेज दी हुई है यहाँ पर, आप उससे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी जो बहुत एफिशिएंट मदर है उन्होंने जस्ट हमें अभी नट्स सर्व किए हैं। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। ठीक है, वैसे इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। ऑल दी 8 प्लैनेट्स, जितने भी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। एक फिक्स पाथ में सभी वो करते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होगा, अगर कभी इधर उधर चले गए तो आपस में टकरा भी सकते हैं। तो सभी का पाथ फिक्स है जिसमें वो उसके चारों तरफ घूमते हैं सन के। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड पाथ कैसा होता है? एक होता है सर्कुलर पाथ, आपने देखा होगा, मान लीजिए सन था, अर्थ जो है इसके चारों तरफ ऐसे भी घूम सकती थी बिल्कुल सर्कल में, ये सर्कुलर पाथ होता। एलोंगेटेड वो होता है जब डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहती, देखिए वो इस उसमें घूमती है, यानी कि अर्थ अगर यहां पर है तो डिस्टेंस देखिए, एक सेकेंड, ये अर्थ है मान लीजिए आपकी ब्लू, यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर यहां आएगी तो फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहां जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ आएगी घूमते घूमते तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, फिर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एलोंगेटेड पाथ। कहीं पर जो डिस्टेंस है सन से और अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट है, डिस्टेंस कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। यही रीजन है कि जब अर्थ यहाँ पर होती है, दूर होती है, तो फिर
विंटर सीजन होता है क्योंकि काफी दूर हो जाती है और जो रेज हैं वो उतनी इफेक्टिवली उतनी हीट नहीं मिल पाती, और जब यहाँ पे होती है तो फिर गर्मी होती है, वो समर सीजन होता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये, लेकिन थोड़ा सा एलोंगेटेड पाथ आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ये जो उनका जिसमें वो घूमते हैं इस पाथ में, इनको ऑर्बिट कहते हैं। जैसे अर्थ की ऑर्बिट है, इसके पहले जो होगी वो वीनस की होगी, इससे पहले जो होगी वो मरकरी की होगी, बीच में सन होगा। तो ये अपनी अपनी ऑर्बिट जिस पाथ में ये घूमते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे पास में है। इट टेक्स अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। जितना पास में होगा उतना ही कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, उतना ही कम डिस्टेंस होगा क्योंकि, तो 88 days में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वीनस अर्थ की ट्विन कहा जाता है, जैसा मैंने कहा था कि इसको जैसे दो ट्विन्स होते हैं देखने में, क्योंकि साइज और शेप काफी हद तक सिमिलर है अर्थ जैसी ही, इसलिए इसको ट्विन बोलते हैं। दो ट्विन्स होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विन्स, देखने में एक जैसे लगते हैं, ऐसे सोलर सिस्टम में जब देखते हैं हम ऊपर से तो फिर अर्थ और वीनस एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है वीनस को। टिल रिसेंटली, अभी तक, अगर हम अगस्त 2006 की बात करें, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, प्लूटो को भी हम लोग प्लैनेट मानते थे, सबसे लास्ट में था वो नेपच्यून के साइड में। हाउएवर, इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU की एक मीटिंग हुई इंटरनेशनली, अ डिसीजन वाज टेकन, और वहां पर ये डिसीजन लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कुछ प्लूटो जो है बाकी हमारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको 3 के नाम दिए हुए हैं। सीरियस 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। अभी जो थोड़े दिन पहले हमने इसको डिस्कवर किया था प्लूटो को, अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया है क्योंकि बहुत दूर है ये सन से, इसके बारे में ज्यादा हम स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। नेपच्यून के भी बारे में काफी कम चीजें हमें पता है, लेकिन प्लूटो के बारे में तो पता ही नहीं था, तो इसको फिर ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बोना होता है, वैसे अगर एग्जैक्ट में ट्रांसलेट करूं, जैसे ड्वार्फ जो होता है, कोई आदमी जिसकी हाइट छोटी उसको ड्वार्फ कह दिया जाता है, तो ऐसे इस प्लैनेट को क्योंकि बहुत दूर था और बहुत कम स्टडी हम कर पाए तो ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया। हम अब सिर्फ सन के 8 ही प्लैनेट्स मानते हैं। ओके, नेक्स्ट, दी अर्थ। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। दी अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये तो हमें पता है, तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है, इससे पहले 2 और है, मरकरी और वीनस। ओके, इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज की अगर हम बात करें 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है, लास्ट के 4 प्लैनेट्स हमने देखा काफी बड़े हैं इधर, दैट इज वाई, ओके, इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल गोल नहीं है। पोल्स की अगर हम बात करें, पोल होते हैं ऊपर और नीचे, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है अर्थ का, वहां पे थोड़ा सा फ्लैट है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा फ्लैट हो गया, ऐसी इसकी कुछ शेप है, अगर एग्जैक्ट ये भी नहीं है अगर मैं आपको बताऊं। ओके, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। तो इसकी शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। जियो मतलब रिलेटेड टू अर्थ, जैसे ज्योग्राफी जो है उसमें हम लोग अर्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, कोई भी चीज जो ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट शेप बताऊं, आपने ऑरेंज देखा है, वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है, तो उस शेप को आप जियोइड बोल सकते हैं। ओके, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अभी तक जो लाइफ के लिए हमें कंडीशंस चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड नहीं चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, ये सारी चीजें अभी तक अर्थ पे ही है। और यहाँ पे एक ये चीज लिख दी गई है प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब कहीं और भी हो सकती है, अभी हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, हमें अभी तक किसी और प्लैनेट पर लाइफ नहीं मिली है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म नहीं है। इट हैज वाटर एंड एयर, हवा है यहाँ पर, पानी भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, हवा में भी जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए गैसेस चाहिए वो है, जो कि ऑक्सीजन है, आपको चाहिए इनहेल करने के लिए। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा गया है पूरे सोलर सिस्टम का। बहुत सही पोजीशन पर ये है, ना बहुत दूर ना बहुत पास। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर आप आउटर स्पेस से देखेंगे, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है, बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, क्योंकि अर्थ का 2/3 जो स्पेस है, अगर ये हम अर्थ की वो बनाए, शेप बनाए, तो इतना, अगर 2/3 की बात करें, इतना जो है ये पानी से ढका हुआ है। और पानी को तो कभी आप अगर प्लेन में गए हो, वहां से भी आप नीचे देखते हो तो ग्रीन और ब्लू ही दिखता है हमें, ग्रीन जंगल का और ब्लू जो है वाटर का। तो अगर आप स्पेस से देखेंगे तो पूरी अर्थ ही हमें ब्लू दिखाई देती है, कुछ ये ब्लू दिखती है 2/3 ऑफ वाटर की वजह से। ओशियन सी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द मून। अब हम बात करते हैं मून की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं।
लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड देखिए कितनी ज्यादा है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो कवर कर लेती है। येट इवन विद दिस स्पीड, इस स्पीड इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। सन की लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। सूरज निकल जाता है तो उसकी जो रोशनी है वो धरती तक आने में 8 मिनट का टाइम लेती है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये बॉक्स को छोड़िएगा मत, कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जैसे लैंग्वेज वगैरह के बारे में, वो मैंने छोड़ दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम लेते हैं पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं मून की। हमने अर्थ देख लिया, सोलर सिस्टम देख लिया, अब हमारा जो एक मून है, एक ही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द अर्थ हैज ओनली वन मून, वन सैटेलाइट। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, बाकी हमने देखा मार्स के 2 है और कहीं के तो 30+ भी है ना। अर्थ का लेकिन एक ही है, दैट इज द मून, और वो मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। अर्थ अगर इतनी बड़ी है तो इसका जो डायमीटर है ये 1/4 है। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। साइज की अगर हम बात करें छोटा है काफी। इट अपीयर सो बिग, लेकिन हमें बड़ा दिखता है, तारों से भी बड़ा दिखता है। इनफैक्ट तारे जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं मून से, लेकिन ये हमें बड़ा दिखता है बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो आपको आसमान में दिखती है, उनसे ये पास में है हमारे, इसलिए ये बड़ा दिखता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस पर है। और सन हमसे कितनी डिस्टेंस पर है देखो, अगर इसकी और सन की हम कंपैरिजन करें, सन है इतनी डिस्टेंस पर 150 मिलियन। ओके, ये 1 मिलियन भी नहीं है, 384,000 है। अगर आपने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा है तो वहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मून इतना दूर है, सन इतना दूर है, सॉरी। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून। ओके, हमने कंपेयर कर लिया है मून की और मून से डिस्टेंस और सन से डिस्टेंस। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। लगभग 27 डेज में मून जो है वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है अर्थ का। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। उतना ही टाइम उसको अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में भी लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए यही कारण है कि हमें जो है मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है हमेशा ही। ये तो आप कोई भी अगर गोल चीज रखते हैं सामने, बॉल भी रखे तो उसकी भी एक ही साइड दिखेगी, दूसरी आप नहीं देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर लाइफ के फेवरेबल जो कंडीशन है वो नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, वहां पर माउंटेन्स है, पहाड़ है, प्लेन्स है। आपको जो मून में कुछ ब्लैक सा दिखता होगा, कुछ शेप दिखती होगी, वो एक्चुअली माउंटेन्स है। वहां पर बहुत हाई माउंटेन्स है, प्लेन भी है एरिया, और डिप्रेशंस भी है, गहराइयां भी है, कई जगह गड्ढे भी है ऑन इट। ओके, ये रॉकेट का लॉन्चिंग का दिखाया हुआ है सरफेस। दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। जो बहुत बड़े, सपोज करिए ये है, यहाँ पर ये माउंटेन है, इसकी वजह से, और यहाँ से लाइट आ रही है सन की। मून की खुद की लाइट नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। अगर सन ना हो तो वो बिल्कुल आपको एक पत्थर जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से इसकी लाइट आती है तो इनकी शैडो पड़ती है, यहाँ पर इनकी परछाई पड़ती है यहाँ पर, इसलिए आपको वहां पर कुछ शेप्स दिखाई देती है मून में। वो एक्चुअली में उसमें जो आपके चीजें हैं वो माउंटेन्स एंड ऑल, उनकी शैडो है। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। अपार्ट फ्रॉम द स्टार के अलावा, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं। प्लैनेट तो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे से पत्थर जितने बड़े, जैसा मैंने कहा, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने देखी थी, हमारे जो 4 इनर प्लैनेट्स और 4 जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, दिया भी हुआ, मार्स और जुपिटर के बीच में ये मिलते हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स व्हिच एक्सप्लोर्स मेनी इयर्स अगो। साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता है कि वो जो ऑर्बिट में जो एस्ट्रॉइड घूमते हैं, वो जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं का ही पार्ट है, जो बहुत साल पहले, हो सकता है टूट फूट की वजह से प्लैनेट से अलग हो गए, अब वो सन के चारों तरफ अपने अलग उसमें घूम रहे हैं। अब बात करते हैं मेट्रॉइड्स की। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। छोटे छोटे रॉक के जो पीसेज हैं, पत्थर जो है, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें कहते हैं मेट्रॉइड्स। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर टू अर्थ। कई बार ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये अर्थ के पास में आ जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ये कि कुछ आ रहा है, उस डेट को आएगा, गिरने वाला है, अर्थ के ऊपर ना गिर जाए, ऐसा कुछ, लेकिन गिरता नहीं है। टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। ऐसा लगता है कि वो अर्थ पे गिरने वाला है। जो लोग स्टडी करते हैं वो देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, क्योंकि वो इतनी तेजी से गिरता है और एयर का फ्रिक्शन, हवा का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो गर्म होता है
आप भी अपने हाथों को अगर जैसे कि आपको फ्रिक्शन जब समझाया जाएगा साइंस में, तो आप अपने हाथों को जब रब करते हैं तो देखिए गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे एयर में और उसमें जब फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो जल जाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से आपको एक फ्लैश ऑफ लाइट जैसा दिखता है, एक पूंछ वाला तारा जिसे आप कहते हैं। समटाइम्स अ मेटरॉइड्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। यस, कई बार कोई मेट्रॉइड अगर पूरा नहीं जला तो फिर वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है और वहां पे जो है गड्ढा बना देता है। डू यू नो अ व्हीटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। अगर आप कभी बिल्कुल साफ आसमान हो, उसमें आपको ऐसा सफेद सा एक ये दिखेगा, एक पाथ जैसा, जिसमें कि ऐसा लगता है कि चमकता हुआ सा होता है, एक रास्ता सा सफेद बिल्कुल। ये क्या होता है? इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये एक ग्रुप है मिलियन ऑफ स्टार्स का, कई मिलियन स्टार इसके अंदर होती है। दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आपने शायद ना देखो क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया आजकल, ये दिखाई नहीं देता। अगर क्लियर हो, साफ आसमान हो, तब सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसी का एक पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, सन भी उनमें से एक है। उसके कुछ प्लैनेट्स हैं, अर्थ जैसे कि उससे कुछ डिस्टेंस पर है, सही डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ऐसे ही जितने आपके स्टार्स हैं उनके भी खुद के प्लैनेट्स होंगे। मिल्की वे में तो मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, और जो उनसे सही डिस्टेंस पर होंगे वहां पर भी लाइफ होगी, है ना। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहां तक जाना मुश्किल नहीं। हम तो प्लैनेट्स को ही अभी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे स्टार के प्लैनेट को जानना तो इम्पॉसिबल है अभी तक। Our solar system is a part of this galaxy. Okay, in ancient India, it was imagined to be river of light flowing in the sky. पहले के टाइम में क्योंकि बहुत साफ दिखता था, ये पोल्यूशन नहीं था, तो ऐसा लगता था कि ये कोई बहती हुई गंगा है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तारों की बहती हुई गंगा है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया था। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम। गैलेक्सी क्या होती है? डेफिनेशन आपको यहाँ दी हुई है। एक बड़ा सा सिस्टम होता है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट के और गैसेस के। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मिलियन ऑफ ऐसी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती है। अब देखिए आप, यूनिवर्स का कितना छोटा पार्ट है। यूनिवर्स है, उसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियंस। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज में बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, उनमें से एक स्टार सन है। सन के 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में से अर्थ है। ओके, तो हम तो एक बहुत ही बिल्कुल डस्ट पार्टिकल जितना भी नहीं है गैलेक्सी का, सॉरी यूनिवर्स का। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स हो सकता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, हमें नहीं पता कितना साइज, बड़ा साइज है, बट वी नो ऑल ऑफ दिस। यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, लेकिन आई एम श्योर जल्दी हम लोग जान लेंगे। हम और आप इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। आप में से हो सकता है कोई बड़ा होकर साइंटिस्ट बने और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करे। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है फर्स्ट मैन था टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो कि मून के सरफेस पे गए थे। 20 जुलाई 1969 को ये गए थे। फर्स्ट इंडियन कौन थे जो कि मून पर गए थे, ये आपको पता करना है। इनका नाम है राकेश शर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट क्या होते हैं? एक सेलेस्टियल बॉडी होती है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। जैसे हमारा जो सैटेलाइट है, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून, ये हमारे मून के अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो प्लैनेट्स के चारों तरफ जो घूमते हैं उन्हें उनका सैटेलाइट बोलते हैं, और मून हमारा एक सैटेलाइट है। कुछ तो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून, कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं हमने, लेकिन उसको ऑर्बिट में डाला है। ये आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, क्या हो रहा है आपको, जैसे मैंने बताया बहुत दिन पहले पता लग जाता है कोई मेट्रॉइड आ रहा है। वो कैसे पता लगता है? इन सैटेलाइट की वजह से ही पता लगता है। या फिर कम्युनिकेशन के लिए आप फोन करते हैं एक से दूसरी जगह, वो जो सिग्नल है सैटेलाइट की वजह से ही जाते हैं। इट इज कैरिड बाय रॉकेट। रॉकेट सैटेलाइट को अपने साथ लेके जाता है और अर्थ की ऑर्बिट में उसको छोड़ देता है, और अर्थ की फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। इंडिया के कुछ सैटेलाइट के नाम आप देख लीजिए, इनसेट, IRS और एड्यूसेट। ये देखिए सैटेलाइट का लॉन्चिंग का तरीका आपने दिखाया, यहाँ पे दिखाया हुआ है। रॉकेट अपने साथ लेके गया सैटेलाइट को, ये यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ, उसके बाद रॉकेट तो वापस अर्थ के ऊपर गिर जाता है, सी में या कहीं भी, और सैटेलाइट जो है ये यहाँ पर इसमें रह जाता है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।